गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबने क्वेश्चंस लिखा रहेगा दोनों जो होमवर्क दिया था वो सॉल्व करने के लिए और जो क्लास वर्क दिया था लिखने के लिए। यस और नो? क्वेश्चंस लिखा? यस मैम, लिखा। ओके, वेरी गुड। चलो, ओके। सो दोनों क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए हैं दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सेकेंड यूनिट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर सेकेंड यूनिट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, दैट इज द बेस है, और उसके बेस पे हमारा सेकेंड यूनिट है। तो सेकेंड यूनिट में मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। सेम वही क्वेश्चन हमें करने हैं यहाँ पे भी। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट, नहीं तो हमारा टाइम वैसे ही चला जाएगा। ओके, मैम न्यू चैप्टर ओपन करेंगे? हाँ हाँ, सेकेंड यूनिट जो दो क्वेश्चन दिया था ना वो सेकेंड यूनिट में ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, सेम है, वो फर्स्ट यूनिट में भी है और सेकेंड यूनिट में भी है, मैंने बोला था ना। हाँ मैम, हाँ। स्वैप रेशो, हाँ, तो फिर हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सब लोग नोट डाउन कर लो, दैट इज द सेकेंड यूनिट। थेरी। ओके, चलो। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द थेरी। थोड़ा बहुत थेरी है, वो थेरी करना है हमें। ठीक है, so that is the introduction. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन एफए में आपने मर्जर्स और एक्विजिशन पढ़ा हुआ है कि क्या होता है एक्चुअली, है कि नहीं? इंडस्ट्री में ये कॉमन चीज है कि मर्जर एंड एक्विजिशंस होता रहता है। ओके, सो इन द डेवलप्ड कंट्रीज जो भी कॉर्पोरेट्स है वो रेगुलर नेचर में मर्जर्स एंड एक्विजिशन करते रहते हैं। ठीक है, in not only in India but in Japan and US also, and Europe also, hundreds of mergers and acquisitions are taking place every year. Hundreds of mergers and acquisitions are taking place every year. Okay, every year में mergers and acquisitions takes place होते रहते हैं. Okay, so in India also mergers and acquisitions is a common part now of the corporate strategy. ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का ही कॉमन पार्ट हो गया। आजकल आप देख सकते हो कि कंपनीज क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। ओके, कोई किसी और कंपनी को एक्वायर कर लेता है, किसी कंपनी में मर्ज हो जाते हैं, है कि नहीं? टेक ओवर कर लेते हैं किसी और कंपनी को। सो मर्जर एंड एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स आर इंटरचेंजेबली इन अ कॉमन पैरेलल्स। जो कॉमन पैरेलल चलता रहता है बिजनेस लाइंस में, उसमें ये एक्विजिशन, टेक ओवर, मर्जर्स होते ही रहते हैं। बराबर। तो जो एक लीगल सेंस होता है मर्जर का, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। लीगली हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अमालगमेशन बोलते हैं, दैट बोथ द कंपनीज आर अमालगमेटेड। ओके, ऐसे बोलते हैं ना, कंपनीज आर अमालगमेटेड। सो द अमालगमेशन कैन बी बाय मर्जर ऑल्सो एंड कैन बी बाय एक्विजिशन ऑल्सो और टेक ओवर ऑल्सो। तो तीनों चीजें आप कर लो, चाहिए तो मर्जर कर लो या एक्विजिशन कर लो या फिर टेक ओवर कर लो। ये अलग अलग वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। सो फाइनली वो क्या होता है, एक तरह का अमलगमेशन होता है। क्या होता है? अमलगमेशन। सो अमलगमेशन मीन्स क्या होता है? अमलगमेशन इज नथिंग बट द ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग्स। दो और दो से ज्यादा जो भी अंडरटेकिंग्स है उसको क्या करना है, एक दूसरे के साथ अमलगमेट करना है, इंक्लूड कर लेना है अपने आप में। ठीक है, अंडरस्टैंड? मतलब जो दो और तीन यूनिट होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, अमलगमेट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सिंगल यूनिट में उसको कवर कर देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं आपको, जिसमें एक टर्म है दैट इज द मर्जर। ओके, वन बाय वन देखते हैं मर्जर क्या होता है। when the shareholders of more than one company, usually two, decides to pool the resources of the companies under a common entity.
बराबर, अंडर अ कॉमन एंटिटी। जो दो कंपनीज है, उन दो कंपनीज के क्या करते हैं वो शेयर होल्डर्स, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, रिसोर्सेज जो भी कंपनीज के वो अंडर एक कॉमन एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे कि एक ए कंपनी है और दूसरा बी कंपनी है, बराबर। तो मर्जर होने के बाद ये दूसरे, ये जो कंपनीज है ये क्या होती है, एक यूनिट में चेंज हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, कंपनीज को मर्ज कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी रिसोर्सेस है एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, और जिसका एक कॉमन एंटिटी बनता है, दैट इज द ए बी कंपनी। बराबर, तो ए बी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द मर्ज्ड कंपनी। क्या है ये, मर्ज्ड कंपनी हो गया। ए कंपनी एंड बी कंपनी, बोथ कंपनीज आर एग्रीड टू मर्ज विथ वन अनदर। ओके, एक दूसरे के साथ एक्वायर करने के लिए वो क्या है, मतलब दूसरे के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। बराबर, एक दूसरे में मर्ज होने के लिए रेडी है। अंडरस्टैंड। तो शेयर होल्डर्स ऑफ द मोर देन वन कंपनी, वही बोला, एक कंपनी से ज्यादा कंपनी। तो नॉर्मली टू कंपनीज पकड़ लो। तो टू कंपनीज के जो भी रिसोर्सेस है, दे आर डिसाइडिंग टू पूल द रिसोर्सेस ऑफ द कंपनीज, मीन्स रिसोर्सेस ऑफ ए कंपनी एंड रिसोर्सेस ऑफ बी कंपनी, दे आर टेकिंग टुगेदर अंडर द ए बी कंपनी, मतलब मर्जर कंपनी हो गया। बराबर, अंडरस्टैंड मर्जर। आप लोगों को पता है, इवन मेरे से ज्यादा पता होगा, आपने एफए में पढ़ा होगा, आई होप सो। किसी को डाउट है मर्जर में? देन दूसरा कंसेप्ट है, दैट इज द अमलगमेशन। अमलगमेशन जो मैंने बताया, अमलगमेशन में क्या होता है, मर्ज ही होती है दोनों कंपनीज, लेकिन इफ अ न्यू कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस देन इट इज अ प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी ए बी कंपनी रहेगी, ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ए बी इज द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन। मतलब ये जो ए बी कंपनी फॉर्म हुई है, ये क्या है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द अमलगमेशन। दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, जुड़ गई है, और दोनों के दोनों एक नए कंपनी में एग्जिस्ट हो गए। दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन। सो इट इज अ प्रोसेस। ये एक तरह का क्या है, अमलगमेशन प्रोसेस है, जो कि कंपनीज को एक दूसरे के साथ मर्ज करवा देती है। दैट इज द अमलगमेशन प्रोसेस। Okay, then absorption. एब्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, एब्सॉर्प्शन भी एक तरह का मर्जर ही होता है। बराबर, तो इसमें क्या होता है कि वन कंपनी, इसमें दो कंपनीज है। जैसे कि देखो, अभी मर्जर में यहाँ पे फर्स्ट में मैंने बताया कि ए और बी कंपनी है, तो इसमें दोनों कंपनी जिंदा है और दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही है। बराबर, तो एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, लेकिन एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। बराबर, तो एब्सॉर्प्शन में ये होता है कि इन दोनों में से एक कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो लॉस हो जाएगा। मतलब दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी, और सपोज दोनों कंपनी मर्ज हो जाती है तो दोनों एग्रीड हो जाएंगे कि सिर्फ एक कंपनी का नाम जिंदा रहेगा। सपोज ए कंपनी को जिंदा रखेंगे, मतलब अभी देखो मर्ज होने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी बी कंपनी दिख रही है क्या, नहीं है, वहां पे दो कंपनी, समझ गए, या दो या दो से ज्यादा कंपनीज होंगी, लेकिन दिखाई देगी सिर्फ एक ही कंपनी, क्योंकि बाकी की कंपनी क्या हो जाएगी, दूसरी कंपनी एब्सॉर्ब हो जाएगी, उसमें वो विलीन हो जाएगी, बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। ओके, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओनली वन कंपनी विल सर्वाइव एंड अदर कंपनी विल लूज द इंडिपेंडेंट एंटिटी। ओके, तो जो उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है वो लूज हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ absorption. Understand? So this process called as absorption. I hope all of you understand absorption क्या होता है. Clearly meaning is given in your book. Okay, with example. Any doubt in this? Merger, amalgamation, and absorption. The next one concept है, that is the acquisition. अमलगमेशन मतलब टेक ओवर नहीं होता है, एक्विजिशन और टेक ओवर होता है। ओके, एक्विजिशन किया मतलब आपने टेक ओवर किया ना, परचेस कर लेते हो ना आप दूसरी कंपनी को, देखो दूसरी कंपनी को आप परचेस कर लेते हो तो वो एक तरह का टेक ओवर होता है। बराबर, सो एक्विजिशन दैट मीन्स द ओनरशिप एक्वायर करते हो आप, यहाँ पे क्या करते हो, ओनरशिप एक्वायर करते हो। यहाँ पे भी मर्ज हो रही है कंपनी, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ए और बी कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है और बी कंपनी है। बराबर, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्विजिशन, दैट ए कंपनी इज परचेसिंग द ओनरशिप
of other company. That is takeover. That is acquisition. Okay, or that can be happen with the help of entering into agreement by subscribing the shares of the other company. है कि नहीं? आप जितने ज्यादा शेयर्स दूसरे कंपनी के परचेस करोगे उतने ही आप उस कंपनी के ओनर हो जाओगे, बराबर कि नहीं? उसे टेक ओवर कर सकते हो बाय परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी एट अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी के शेयर से ज्यादा आप परचेस करोगे, है कि नहीं? अंडरस्टैंड? टेक ओवर में क्या होता है? एक्चुअली हम लोग यूज टू करते हैं टेक ओवर, दैट इज द एक्विजिशन ही एक तरह से हम लोग उसे ये करते हैं, बराबर। लेकिन टेक ओवर अलग अलग तरह के होते हैं, बराबर। एक्विजिशन मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उसकी ओनरशिप कर ले रहे हैं ना। लेकिन टेक ओवर आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। जो टेक ओवर कंसेप्ट है, दैट कैन बी टेक ओवर। ओके, इट कैन बी अ फ्रेंडली टेक ओवर होगा, फ्रेंडली टेक ओवर होता है एक, और दूसरा होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। दूसरा क्या होता है? हॉस्टाइल टेक ओवर। ओके, फ्रेंडली टेक ओवर मतलब क्या होता है कि फ्रेंडली टेक ओवर मतलब आपको पता है कि अभी जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं आपकी कंपनी परचेस करना चाहती हूँ। ओके, मीन्स आई एम इंटेंडिंग टू परचेस और टेक ओवर द अनदर कॉर्पोरेशन। ये सबको पता है कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ, ये कंपनी परचेस करने वाली हूँ। ए कंपनी है मेरी, मैं बी कंपनी को परचेस करने वाली हूँ बिकॉज आई एम हैविंग द इंटरेस्ट टू कंट्रोल द बी कंपनी। ओके, so I will do the negotiations with the B company board members, okay, and I will purchase that, understand, in the form of shares or in any friend. So this is called a friendly। मतलब हम दोनों के बीच में क्या हुआ है? निगोशिएशन हुआ है। ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में निगोशिएशन हो रहा है और हम लोग उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और टेक ओवर करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेंडली टेक ओवर। देन हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है? हॉस्टाइल टेक ओवर में मैं आपको पता नहीं चलने दूंगी कि मैं आपकी कंपनी को परचेस कर रही हूँ। मेरी कंपनी ए कंपनी और आपकी कंपनी बी कंपनी है, अंडरस्टैंड? नाउ आई वांट टू टेक ओवर द बी कंपनी बट आई विल नॉट निगोशिएट विथ यू। मैं आपके साथ निगोशिएट नहीं करना चाहती, ठीक है? मुझे नहीं पसंद है। मैं क्या करूंगी कि जिन जिन लोगों के पास आपके कंपनी के शेयर्स है, बराबर, जिन जिन कंपनी के पास, जिन जिन इंडिविजुअल लोगों के पास जितने भी आपकी कंपनी के शेयर्स रहेंगे, मैं उन लोगों से मिलूंगी चुपके से और उन लोगों से वो शेयर्स परचेस करूंगी। बी कंपनी को वो पता नहीं रहेगा नॉर्मली, अंडरस्टैंड? सो इस तरह से स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स को मिलके फिर बाद में उनसे मैं वो क्या करूंगी, परचेस कर लूंगी शेयर्स। तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज अ हॉस्टाइल टेक ओवर। इसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर, अंडरस्टैंड? समझ में आया? एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? नो मैम। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मर्जर, अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन, एक्विजिशन एंड टेक ओवर दो तरह के होते हैं। फ्रेंडली मतलब आप निगोशिएशन करके टेक ओवर करोगे, और हॉस्टाइल मतलब क्या करोगे? चुपके से करोगे। शेयर होल्डर्स को आप परचेस कर लोगे, छोटे छोटे जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स रहेंगे, जिस कंपनी को आप परचेस करना चाहते हो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप परचेस कर लोगे, अंडरस्टैंड? इस तरह से आप टेक ओवर करोगे बी कंपनी को, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल टेक ओवर। ओके, अभी मर्जर जो होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन भी कुछ क्लासिफाइड किए गए हैं कि किस तरह से होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड। फर्स्ट दे आर क्लासिफाइड एज अ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ठीक है, नॉर्मली हम लोगों ने ये कॉमर्स में पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है कि नहीं? फॉरवर्ड लाइन, बैकवर्ड लाइन, इस तरह से होते हैं कंपनीज के। सो हॉरिजॉन्टल टेक ओवर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन में क्या होता है कि वहां पे जो दो कंपनीज होती है, ओके, दो कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट एंड देयर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सेम, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कंपनीज भी सेम इंडस्ट्री के अंडर आती है, कंपनीज का नेचर भी सेम है और कंपनी के प्रोडक्ट भी क्या है? सेम सेम है। ऐसी कंपनी को आप मर्ज करवाते हो, ऐसी कंपनी को आप टेक ओवर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल मर्जर, बराबर। सेम लाइन, अंडरस्टैंड? सेम लाइन, सेम प्रोडक्ट है, गॉट इट? तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, अंडरस्टैंड? गॉट इट?
जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मर्जर ऑफ टाटा ऑयल्स लिमिटेड कंपनी, टाटा ऑयल मिल्स लिमिटेड कंपनी का मर्जर हुआ था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में, बराबर। तो टाटा ऑयल मिल्स कंपनी जो है और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी है, दोनों भी कंपनीज, अभी नाम सुनने में आपको अलग लग रहा है, लेकिन दोनों भी कंपनीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये है, डील करती है, बराबर। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या करती है, डील करती है। तो दोनों सेम लाइन प्रोडक्ट में है, ठीक है, आइडेंटिकल नेचर है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल टेक ओवर और हॉरिजॉन्टल मर्जर। वैसे ही दूसरा मर्जर है, दैट इज द वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल टेक ओवर और मर्जर जो होता है उसमें बैकवर्ड टेक ओवर होता है। ओके, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी एक्सपांड्स टू अ बैकवर्ड टेक ओवर विद द मर्जर कंपनी। बिकॉज कंपनी क्या करती है, अगर जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि कार बनाती है, तो वो कंपनी बैकवर्ड टक्कर इसलिए करती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बेचना है, ऑटोमोबाइल कंपनी का कार बेच रही है, बराबर। तो कार बेचने वाली कंपनी अगर टायर मेकिंग कंपनी को क्या करवाती है, एक्वायर करवाती है। किसको, टायर मेकिंग कंपनी जो मटेरियल प्रोवाइड करती है, अंडरस्टैंड। टायर भी एक तरह का कार का क्या है, मटेरियल है। तो कार मतलब जो टायर बनाने वाली कंपनी है, जो कांच बनाने वाली कंपनी है, ग्लास कंपनी है, ग्लास फैक्ट्री है, तो वो ऑटोमोबाइल कंपनी इन कंपनीज को परचेस करती है। दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल merger. Understand? Vertical merger. That means the companies are merging and engaged with the different stages of production. ऑटोमोबाइल और कार प्रोडक्शन कंपनी है, कार आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वो कार प्रोडक्शन कंपनी क्या करेगी, जिन कंपनी से मटेरियल मंगवाती है उन्हीं कंपनीज को अपने साथ क्या करवा लेगी, मर्ज करवा लेगी। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल टेक ओवर, वर्टिकल मर्जर एंड वर्टिकल acquisition. Okay, then next one, that is the conglomerate. कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, ये ऐसी कंपनीज होती, मतलब ऐसा मर्जर होता है, ऐसे कंपनीज के बीच में मर्जिंग होता है, ऐसे कंपनीज को एक्वायर किया जाता है जिस कंपनी का उस कंपनी के नेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, बराबर, कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इंडस्ट्री में स्टील कंपनी जो है, दैट स्टील कंपनी इज गोइंग टू मर्ज विद द स्पिनिंग मिल्स, बराबर। वर्धमान स्पिनिंग मिल्स, ये नाम सुने हैं, बहुत फेमस है। ओके, स्टील इंडस्ट्रीज इज मर्ज्ड विद द वर्धमान स्पिनिंग मिल्स। मोहा स्टील करके इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज किसमें मर्ज हो गई है, किसके साथ मर्ज हो गई है, वर्धमान स्पिनिंग मिल्स के साथ। अभी दोनों का नेचर देखो अलग अलग है, कुछ सेम है क्या, प्रोडक्ट भी अलग अलग है, अंडरस्टैंड, बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट इन द इंडस्ट्री, दोनों का इंडस्ट्री भी अलग अलग है। एक स्टील इंडस्ट्री में जाता है, एक स्पिनिंग इंडस्ट्री में जाता है कि नहीं, अंडरस्टैंड। कॉटन इंडस्ट्रीज में आता है ना स्पिनिंग मिल्स वगैरह, तो वो इंडस्ट्री अलग हो गया। स्टील का इंडस्ट्री अलग होता है, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज अलग अलग होती है जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज होती है, तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए, ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट भी अलग अलग होंगे। तो ऐसा जब मर्जिंग होता है, एक्विजिशन होता है, उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट, अंडरस्टैंड, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर और एक्विजिशन, अंडरस्टैंड, एनी डाउट इन दिस? गॉट इट? ओके, उसके साथ साथ आपको एब्सॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कंपनी एब्सॉर्प्शन होती है तो किस तरह से वो लॉ ये हो जाती है, पता है, उसका आइडेंटिटी खो जाता है। जैसे कि टाटा केमिकल लिमिटेड है, कौन सा एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ एब्सॉर्प्शन आपको दिया हुआ है, अगर डाउट है तो। एब्सॉर्प्शन में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टाटा केमिकल लिमिटेड जो है, टाटा केमिकल लिमिटेड एब्सॉर्ब द, कौन सी कंपनी, दैट इज द टाटा फर्टिलाइजर्स, टाटा फर्टिलाइजर्स। ओके, तो टाटा केमिकल लिमिटेड ने जब टाटा फर्टिलाइजर्स के साथ क्या किया, मर्जिंग किया, तब क्या हो गया,
टाटा केमिकल लिमिटेड हमें दिखाई दे रही है, लेकिन टाटा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नहीं दिखाई दे रही अभी। टाटा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपना आइडेंटिटी खो दिया है। इस तरह से एब्सॉर्प्शन होता है, जहां पे क्या होता है, कंपनी का आइडेंटिटी गुम हो जाता है। फर्टिलाइजर ने अपने आप को केमिकल लिमिटेड को बेच दिया, बराबर। सो सेलर इज गोइंग टू लूज द आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ absorption. Understand? I hope all of you understand. Then Yes, next one, yeah. Any doubt up to this? I hope no doubt. अरे क्या हुआ बता दीजिए। Okay. Then next one होता है, that is the consolidation. कंसोलिडेशन टाइप भी होता है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू कंपनी, बराबर। मतलब जब मर्जर किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, तो इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दे आर कमिंग टुगेदर विद द टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू कंपनी। दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ आती है। अभी तक हमने दो ही कंपनीज देखे। कंसोलिडेशन में दो से ज्यादा कंपनीज होती है, जो कि नई कंपनी में फॉर्म हो जाती है, बराबर। न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड। ऑल मतलब ए बी सी डी जितनी भी चार कंपनीज है, ठीक है, तो चारों कंपनीज कंसोलिडेट हो जाएगी और नई कंपनी बन के आएगी, ठीक है। उसका कुछ अलग ही नाम रखेंगे फिर, XYZ कंपनी, इस तरह से। अंडरस्टैंड? गॉट इट? दैट इज द कंसोलिडेशन। ओके। एग्जाम्पल आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज का दिया हुआ है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन रिप्रोग्राफिक्स लिमिटेड, बराबर। ये चारों के चारों कंपनीज क्या हो गए, एक साथ आ गए और नई कंपनी बन गई 1986 में, दैट इज कॉल्ड एज अ HCL लिमिटेड। देखो कितनी कंपनीज थी उसमें, हिंदुस्तान कंप्यूटर, हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट, इंडियन सॉफ्टवेयर एंड इंडियन रिप्रोग्राफिक्स। ये चार कंपनीज 1986 में कंसोलिडेट हो गई इन द न्यू कंपनी दैट इज कॉल्ड एज अ HCL लिमिटेड, बराबर। दैट इज ओके। देन फिफ्थ वन टाइप इज होल्डिंग कंपनी। Okay, holding company. So holding company, that is the company can obtain the status of holding company by acquiring the shares of the other companies. मतलब आपने होल्ड करके रखा हुआ है उस कंपनीज के। हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि 51% से ज्यादा जो शेयर्स होते हैं ना, मोर देन हाफ ऑफ द जो भी रहेगा वैल्यू उसका, ठीक है। तो 51% से ज्यादा शेयर्स होते हैं, दैट मीन्स वो कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी होती है। दैट कंपनी इज होल्डिंग दैट, अनदर कंपनी इज होल्डिंग दैट कंपनी in which the company is having the holding of 51% or more. Understand? So इस तरह से शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं और होल्डिंग कंपनी बनती है, बराबर। ओके। और जो होल्डिंग कंपनी होती है, जिस कंपनी ने होल्ड किया हुआ रहता है, होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो दैट कंपनी विच इज होल्डिंग द मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द एंटायर इक्विटी कैपिटल। जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा इक्विटी कैपिटल का, उसका मोर देन हाफ वैल्यू, ओके, हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, उससे ज्यादा अमाउंट अगर इक्विटी कैपिटल का एक्वायर किया हुआ है ऑफ द अनदर कंपनी। अनदर कंपनी कौन सी हो गई फिर, वो सब्सिडियरी कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज अ सब्सिडियरी कंपनी। ओके। और जब होल्डिंग कंपनी क्रिएट होती है, यहाँ पे भी एक्विजिशन हो रहा है। देखो शेयर्स परचेस कर रहे हो ना आप, होल्ड कर रहे हो कंपनी को, मतलब एक तरह का होल्डिंग ही हुआ, परचेस हुआ, वो एक तरह का एक्विजिशन हुआ, बराबर। बट इन दिस सिचुएशन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, जिस कंपनी ने जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और एक सब्सिडरी कंपनी है, तो दोनों कंपनीज अपनी अपनी एंटिटी सेम रखते हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है उनके एंटिटी में। अंडरस्टैंड? होल्डिंग कंपनी होल्डिंग रहती है और सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी रहती है। दे आर हैविंग देयर सेपरेट लीगल एंटिटीज एंड देयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो अपने अपने क्या करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑल दीज कंसेप्ट ऑल ऑफ यू नो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मर्जर्स एक्विजिशन में हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, कॉन्ग्लोमरेट होता है, कंसोलिडेशन होता है और
होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी होता है। इस तरह से क्लासिफिकेशंस होते हैं। I hope all of you understand. The new concept we are going to learn, that is the synergy effect. क्या है? Synergy effect. Okay. So synergy, what is the synergy effect? Financial management में उसका क्या काम है कि नहीं? We are learning the accountancy. Then what is the synergy effect? Okay. So synergy effect is nothing but the one kind of a advantage is gaining by the company by merging itself with the अनदर कंपनी। देखो, एक कंपनी था, जैसे कि पहले मैंने बताया मर्जर में दो कंपनी था, ए कंपनी और बी कंपनी। ए कंपनी और बी कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। अभी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई, मतलब क्या हो गया? दोनों कंपनीज का कैपिटल एक हो गया, दोनों कंपनीज का प्रॉफिट एक हो गया, दोनों कंपनीज के एम्प्लॉइज एक हो गए, दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट एक हो गए, दोनों कंपनीज का जो भी एसेट है वो एक हो गया और ए बी कंपनी बन गई। ये दोनों मिलके, देखो मिलके क्या मिल रहा है, फिर उनको एडवांटेज मिल रहा है। दैट मीन्स दे आर गेनिंग समथिंग। अंडरस्टैंड? एक एडवांटेज मिल रहा है उनको। अकेले जो वो काम ए कंपनी नहीं कर सकती थी, वो अभी बी कंपनी के साथ मिलके कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज अ सिनर्जी इफेक्ट। अंडरस्टैंड? एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इन अ फिगर सिनर्जी इफेक्ट एज 2 + 2 = 5। देखा? 2 + 2 क्या सिखाया जाता है हम लोगों को स्कूल में? 2 + 2 = 4। बट नो, synergy effect, whenever you are doing the merger, acquisition and takeovers, if you are doing, that means you are getting the 2 + 2 = 5। that means that one, जो one hide है, वो unhide, that is called as a synergy effect. That is the synergy benefit, that is the synergy advantage you getting by the acquiring company. अंडरस्टैंड? परचेसिंग कंपनी को वो मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जी इफेक्ट। अंडरस्टैंड? क्योंकि अकेली कंपनी जितना कैपेबिलिटी नहीं शो कर सकती थी, उतना कंपनी दूसरे कंपनी के मिल जाने से शो कर सकती है। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस? इसके एडवांटेजेस भी है। क्या एडवांटेज मिला आपको? एक एडिशनल बेनिफिट मिला। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आपका? फर्स्ट वन, दैट इज द मार्केट प्राइस बढ़ता है। बराबर? मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। देन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। देन आपका आरओआई इंक्रीज होगा। बराबर? ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। गॉट इट? दिस काइंड ऑफ सिनर्जीज आर गिव यू द एडवांटेजेस ऑल्सो। ओके? देन दिस synergies are divided into two types. ऑपरेटिंग सिनर्जी होता है और फाइनेंशियल सिनर्जी होता है। इसमें डिवाइड होता है टाइप्स ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी सबको समझ में आया? सिनर्जी क्या होता है? व्हाट इज द सिनर्जी इफेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जी इफेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय 2 + 2 = 5? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके। Okay, so two type of synergies are given: operating synergy and second one is financial synergy. See, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। बराबर? एंड आई होप समझ में आ भी रहा होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिनर्जी, दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिमांड एंड सप्लाई। बराबर? एफिशिएंसी, yes or no? Efficiency of the products, then margin, operating income, है कि नहीं? ग्रोथ इन द न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में ग्रोथ होगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए? अभी कंपनीज मर्ज हो गए। बराबर? जो भी फंक्शनल स्ट्रेंथ है वो वहां पे बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग करने का एफिशिएंसी बढ़ेगा। वही बोल रही हूँ, ऑपरेशनल लेवल पे। देन फाइनेंशियल सिनर्जी मीन्स एट अ फाइनेंशियल लेवल। बराबर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। दोनों कंपनीज एक साथ हो गई तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। बराबर?
और हम लोग बोरो करने का जो हमारा कैपेसिटी है, हम लोग और लोन बोरो कर सकते हैं किसी से, हमारा शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, है कि नहीं? फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, अंडरस्टैंड? क्रेडिट स्टैंडिंग हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के भी क्रेडिट हमें मिलेंगे, ये कंपनी भी के क्रेडिट भी बढ़ जाएंगे, अंडरस्टैंड? दोनों के क्रेडिट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्रेडिट स्टैंडिंग बढ़ जाएगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड? कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कैपिटल रेज करना है तो वो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बोथ द कंपनीज। पहले एक कंपनी का 100 लाख था, अभी दूसरी कंपनी को जिसको हमने एक्वायर किया उसका भी 150 लाख है, बराबर? तो 100 लाख और 150 लाख 250 लाख हो गया अभी हमारे पास प्रॉफिट, अंडरस्टैंड? टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो फाइनेंशियल सिनर्जी के ये टाइप्स है, ऑपरेटिंग सिनर्जीज एंड फाइनेंशियल सिनर्जीज, ये बेनिफिट मिलते हैं ऑपरेशन लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज द मर्जर एक्विजिशन का डिस्टिंग्विश दिया है और स्टेप्स इन मर्जर्स दिया हुआ है, ठीक है? बेनिफिट्स दिए हुए, दैट यू हैव टू रीड। नाउ कंसेप्ट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, बेनिफिट्स वगैरह वो आप लोगों को पढ़ना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। यस मैम। ओके, वेरी गुड। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नो डाउट? ओके, टर्मिनल वैल्यू सबको याद है ना? डिस्काउंटेड फ्लो, टर्मिनल वैल्यू ऑलरेडी सिखाया है मैंने, वो भी इस चैप्टर में है, इसीलिए वो धीरे धीरे पढ़ाया था। यहाँ पे ये थोड़ा सा थेरी था अभी। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पता है ना? अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, yes or no? The book value of the company which we are deciding on the basis of the बैलेंस शीट एट ए हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी एज अ हिस्ट्री के फॉर्म में हमारे पास जो कॉस्ट अवेलेबल होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बुक वैल्यू, बराबर? सो अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग, लिख के लेना है, ठीक है? बुक वैल्यू, so according to book value we are going to find out the net assets available, that is टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर? बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बोला है तो ऑब्वियसली एसेट्स जो भी रहेगा दैट इज द एसेट्स एट बुक वैल्यू लेस लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू, बराबर? ठीक है, अभी नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, तो एसेट्स का जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू रहेगा वो एसेट्स का बुक वैल्यू लेंगे, देन उसमें से जो एसेट्स लाइबिलिटीज दी हुई है बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में वो माइनस करेंगे, देन ऑब्वियसली इक्विटी के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं, तो इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे प्रेफरेंस क्लेम। ओके, रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी यहाँ पे हिस्सा रहेगा वो हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, देन रिड्यूस कर देंगे, देन वी विल गेट द नेट एसेट्स अवेलेबल टू, नेट एसेट्स अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर? इस तरह से तो ये हमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, सबको पता है? ऑफ यू नो दैट? देन ऑल्सो फिर से बता रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना है हमें, तो वी विल गेट व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डन। हो गया लिख के? दैट इज द अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू, गॉट इट? देन हो गया लिख के, तो मैं इसको रफ करूं?
सेकेंड वन वैल्यू है दैट इज द लिक्विडेशन वैल्यू। ओके, लिक्विडेशन वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं, अगर लिक्विडेशन वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, देन ऑब्वियसली at that time we will assume that whatever the company information is given, that company is going to be liquidated। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, बराबर। सो एसेट्स वी आर गोइंग टू सोल्ड आउट एंड लाइबिलिटीज आर गोइंग टू पेड ऑफ, बराबर। अंडरस्टैंड, लिक्विडेशन वैल्यू। सो लिक्विडेशन अमाउंट, ये जो फाइंड आउट करने का लिक्विडेशन वैल्यू है, दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन। बिजनेस का वैल्यूएशन निकालने का ये बहुत एक अच्छा रियलिस्टिक मेथड है। रियलिटी वैल्यू है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनी बेचने वाले हैं, बराबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल जो भी हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, ऑब्वियसली देन इट विल टेक एसेट जो भी रहेगा वो कौन से वैल्यू पे रहेगा, मार्केट वैल्यू पे रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग हमारी कंपनी बेच रहे हैं तो हम लोग मार्केट में देखेंगे कि हमारी कंपनी का वैल्यू क्या है। वो बुक वैल्यू था, इसीलिए बैलेंस शीट के बेस पे निकाला था, कॉस्ट बेस पे। लेकिन यहाँ पे लिक्विडेट कर रहे हैं तो हम लोग मार्केट बेस पे निकालेंगे। अंडरस्टैंड। और जो भी लाइबिलिटीज है दैट इज पेड करना है, वो लाइबिलिटीज हम लोग पेड करेंगे, वॉट एवर द लाइबिलिटीज वो आर हैविंग बाय द कंपनी। ओके, एंड प्रेफरेंस क्लेम, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम रहेगा एज इट इज, वो भी हम लोग पे ऑफ कर देंगे। देन हमें क्या मिलेगा, नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ फर्क क्या आएगा, बुक वैल्यू की जगह हमें क्या, कौन सा वैल्यू लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू लिक्विडेट द कंपनी। हो गया लिख के, समझ में आया, बुक वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू लिख के लिया। देन नेक्स्ट वन दैट इज द फेयर वैल्यू। एक होता है दैट इज द फेयर वैल्यू, हमें पता है कि फेयर वैल्यू क्या होता है। ओके, सो फेयर वैल्यू, जस्ट नॉट अ फेयर वैल्यू बट इन केस ऑफ अ मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है। ओके, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो रहेगा दैट इज द वैल्यू विच इज at which the property would change hands from the willing seller to the willing buyer, and hence the fair value depends on the circumstances in each case। हर जगह जहां पे आप मार्केट के बेस पे जाते हो तो मार्केट के बेस पे फेयर प्राइस आपको देखना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कोई भी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं, है कि नहीं। प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो वहां पे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है उस प्रॉपर्टी का, फिर मार्केट में रेट क्या चल रहा है, और फिर बाजू में वो जो पर्टिकुलर विसिनिटी है, उस विसिनिटी में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाउस का रेट क्या चल रहा है, टाइप ऑफ सोसाइटी में रेट क्या चल रहा है फ्लैट का। अंडरस्टैंड, एंड वी आर फाइंडिंग आउट द फेयर मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट। सो इट इज द वैल्यू एट विच द प्रॉपर्टी वुड चेंज hands from the willing seller to the willing buyer। ओके, इस हिसाब से वो वैल्यू क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है, दैट इज एज पर द circumstances fairly in the market। then economic value, ओके, इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है, इट इज द वैल्यू विच इज एक्सपेक्ट, which is the one kind of a expected earning, understand, using the item discounted at an appropriate rate to give a present day value, and it is based on the future estimated earning। इकोनॉमिक वैल्यू जो रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है, फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग्स पे डिपेंड होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक वैल्यू, एंड जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि विद द डिस्काउंटेड रेट वी शुड गेट फॉर द टूडेज परचेस। अंडरस्टैंड, दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू सबको याद है, टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू
यस एनीवन? टर्मिनल वैल्यू आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बोला था याद रखना, नेक्स्ट यूनिट में काम आएगा। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू, यस, यस, नो वन, 63 64 लोग हैं अभी बैठे हुए। व्हाट इज द टर्मिनल वैल्यू? क्या पढ़ाई किया? इतना स्लो स्लो पढ़ा के फायदा क्या फिर अगर याद नहीं है? इट्स नॉट अ वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस ही पढ़ा हमने, हमारा फर्स्ट यूनिट था वो। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है वो बताओ मुझे। जैसे अभी मैंने मीनिंग बताया ना, बुक वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, ऐसे ही मैंने टर्मिनल वैल्यू का बिजनेस बताया था। वैल्यू ऑफ अ बिजनेस बियॉन्ड द फोरकास्ट पीरियड, यस। ओके, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ द बिजनेस विच इज बियॉन्ड द फोरकास्ट पीरियड होता है, मतलब ये वो अमाउंट होती है जो हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट पीरियड मतलब फ्यूचर पीरियड के लिए निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर। अंडरस्टैंड? so the terminal value, it is the present value of the future free cash flow after the forecast period। समझ में आया? टर्मिनल वैल्यू ये वैल्यू है फोरकास्ट पीरियड के लिए, वैल्यू ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 6 साल तक हमने जो कमाया हुआ है, तो 6 साल में, छठवें साल में मैं ये देखूंगी कि 7वें साल में या फिर 7वें साल से मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वैल्यू होगा कि नहीं होगा, कितना वैल्यू होगा मेरे बिजनेस का ऑन द बेसिस ऑफ द फोरकास्टेड पीरियड। गॉट इट? दैट इज द टर्मिनल वैल्यू। गॉट इट? एट अ डिस्काउंटेड रेट हमने पढ़ा था टर्मिनल वैल्यू। क्या फॉर्मूला था टर्मिनल वैल्यू का? एफ सी एफ एफ फॉर द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 1 + G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस G, ग्रोथ रेट। 1 + ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ रेट। एफ सी एफ एफ, फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म। FCFF, फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म। FCFE मतलब फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी। अंडरस्टैंड? FCFF, FCFE लिख के रखने के लिए भी बोला था मैंने लास्ट टाइम। FCFE भी मैंने बताया था कैलकुलेट करने के लिए। इक्विटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करेंगे, KO यूज नहीं करेंगे, वो भी। ठीक है? ओके, व्हाट इज स्वैप रेशो? स्वैप रेशो क्या बताया था मैंने? व्हाट इज स्वैप रेशो? वो भी लिख के रखने के लिए बोला था मैंने। आपके बुक में उसका मीनिंग दिया हुआ नहीं है, मैंने बोला था लिख के रखो, बुक में दिया हुआ नहीं है। कितने लोगों ने लिख के रखा है बताओ? कितने लोगों ने लिखा, हाँ या नहीं? यस और नो में आंसर दो। लिखा है या नहीं लिखा है? यस, एक ही जन बोल रहा है अभी तक यस, 63 में से आउट ऑफ। लास्ट टाइम भी नियरली 60 लोग बैठे थे। स्वैप रेशो क्या होता है? चलो बताओ क्या होता है, लिखा है तो। व्हाट इज स्वैप रेशो? स्वैप रेशो एग्जाम्पल, मनी लिमिटेड परचेस और एक्वायर, रेनी लिमिटेड
ओके, सनी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है किसको? रेनी लिमिटेड को। ठीक है, मार्केट प्राइस सनी का है 10। ओके, मार्केट प्राइस सनी का कितना है? 10 है, और रेनी का है 5। अंडरस्टैंड? तो स्वैप रेशो क्या होता है? स्वैप रेशो इज द रेशो, मैंने बताया था, स्वैप रेशो कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू, ऑन द मार्केट प्राइस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। तीनों के बेस पे हम लोग स्वैप रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट। So swap ratio is the ratio in which the acquiring company issue the new shares to the target company. Sunny Limited acquiring the Rainy Limited. That means this Rainy Limited is the target company. Target company को परचेस किया जाता है. So target company is called as a Rainy Limited is called as a target company. लिख के रखो जो जो बोलती हूँ, सिर्फ सुनने का काम मत करो, लिखना भी है तुम लोगों को. सुन के कितना देर याद रखोगे? Sunny Limited acquiring Rainy Limited. So Rainy Limited is called as a target company and Sunny Limited is called as a acquiring company, purchaser. Sunny Limited is a purchaser and Rainy Limited is a seller. तो जो सेलर रहेगा वो टारगेट कंपनी रहेगी. तो मार्केट प्राइस सनी का 10 है और रेनी का 5 है, तो इसका मतलब स्वैप रेशो क्या हो गया? तो द स्वैप रेशो इज 5 डिवाइडेड बाय 10. 5 डिवाइडेड बाय 10. समझ में आया? 5 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज द स्वैप रेशो. बताया था मैंने. अगर रेनी लिमिटेड कंपनी के कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है. कितने? 10,000 शेयर्स. तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करने का, 10,000 शेयर्स, तो कितना आता है? कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है? 5,000 मीन्स 5,000 है. हाँ हाँ, एक मिनट. अंडरस्टैंड? 5, क्या बोला मैंने? 5 डिवाइडेड बाय 10 इज द स्वैप रेशो. ओके, और रेनी लिमिटेड कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो 5/10, ये क्या हो जाएगा? स्वैप रेशो हो जाएगा. इसका मतलब 10,000 शेयर्स अगर रेनी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के हैं तो नए शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे स्वैप रेशो के अकॉर्डिंग? 5,000. अंडरस्टैंड? 5,000 shares. Reni Limited company is having the 10,000 shares, but after merging, okay, after merging, the Reni Limited company shareholders will get the 5,000 shares instead of 10,000 shares. Got it? इसका मतलब रेनी लिमिटेड कंपनी के जिसके पास 2 शेयर्स रहेंगे उनको 1 शेयर मिलेगा, 50% शेयर मिलेगा. इस तरह से इसका मीनिंग होता है. इफ द रेनी लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर इज हैविंग द 2 शेयर्स, then they will get the new shares of Sunny Limited Company 1 share. Understand? जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर मिलेगा सनी लिमिटेड कंपनी का, 50%. Got it? Now I hope all of you understand all the concept. So go through this concept. एंड जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो थोड़ा लिटिल बिट लेंदी है तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आज सारी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दी. स्वैप रेशो को भी फिर से कर दी क्योंकि स्वैप रेशो हमें नेक्स्ट लेक्चर में यूज करना है. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर हाउ टू यूज दैट एंड राइट डाउन. Swap ratio we can calculate on the basis of market price, on the basis of book value, on the basis of EPS. तीनों के बेस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन में जो बेस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है. कभी कभी क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस पे बोला जाता है, कभी कभी ईपीएस पे बोला जाता है, कभी कभी तीनों पे बोला जाता है. अंडरस्टैंड? स्वैप रेशो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड यू नोटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स. यस मैम. मैम ये वाला भेज, क्या हुआ? ये वाला नोट्स भेज देना ना, उसके पहले वाला. भेजा ना, मैंने कल भेजा सारा पीपीटी पूरा. कल तक वाला सारा पीपीटी भेज दिया ना मैंने. एक ही तो पीपीटी था बिजनेस वैल्यूएशन का, वो भेज दिया. ये आज का नया है, ये नया पीपीटी है अभी. मैम आज का ही बोली. जी जी जी. अच्छा, आज का बोल रहे हो? मतलब फर्स्ट पेज ऐसा बोलो, आज का भेजो, पहले का यस. भेजो. ओके ओके, ठीक है. ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है बेटा, सारी चीजें मैंने बुक में से ही बताया. आपके पास बुक नहीं है?
बुक लिया सबने? मेरे पास नहीं है मैम, अभी तक नहीं स्टेट लिया, लूँ क्या? पब्लिकेशन कभी आज लोगे बेटा? लूंगी। अभी एग्जाम है अगले महीने में। सेकेंड हैंड वाला ले लो, रहेगा तो किसी के पास। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करो, किसी के फ्रेंड रहेंगे तो। ठीक है, चलेगा। 15 तारीख से वैसे भी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है शायद से। आई होप। ठीक है, मैं ये पीपीटी में भेज दूंगी, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, दोपहर तक भेजूंगी, अभी फिर से मेरा दूसरा लेक्चर है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो ऑल द पॉइंट्स रीड इट केयरफुली, कंसेप्ट याद में रखो। रेशियोज कैसा कैलकुलेट करना है वो अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया।